अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रीट से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं और साथ ही में पर्सनली रीट्स में भी इन्वेस्ट करता हूं। मैं रीट्स में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता हूं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे रीट्स क्या है और क्यों ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जमीन खरीदने से और फ्लैट खरीदने से। जब आप खुद से जमीन या फ्लैट खरीदते हैं तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ये प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस होती हैं। कई बार तो पूरी की पूरी फैमिली ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप काफी सारा पैसा लगा देते हैं लैंड खरीदने में या फिर फ्लैट खरीदने में। सबसे पहला पॉइंट है फ्रॉड, जिसे मैं बहुत ही सीरियसली कंसीडर करता हूं, चाहे वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो रियल एस्टेट में हो। देखिए, जब भी आप जमीन या फ्लैट खरीदते हैं तो कई बार होता है कि आपका लैंड कोई और कैप्चर कर लेता है, जो कि आपसे ज्यादा पावरफुल है, आप उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है। और कई बार होता है कि बिल्डर को आपने पैसे दिए और वो बोला था कि फ्लैट बनवा के देगा और उसने बनाया ही नहीं, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, आपका पैसा लेके भाग गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप इतना ज्यादा पैसा लगा देते हैं, आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं और ऐसे में वो आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई फ्रॉड नहीं होता, आपने कोई लैंड खरीद लिया, लेकिन आपने जहां पे लैंड खरीदा उसका प्राइस अप्रिशिएट ही नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी आप लैंड या फ्लैट खरीदते हैं तो आप अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर वो पैसा डूबा, अटका, तो पूरा का पूरा आपका फैमिली का बजट बिगड़ जाता है और फैमिली को सरवाइव करने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद चलिए, अगर तीसरा केस होता है एक और, कि आपने ना ही लैंड खरीदा ना ही फ्लैट खरीदा, आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन उसको बनाने के बाद उसको मैनेज करना पड़ता है। आपको टेनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, किराएदार जो कि आएंगे वहां पे, दुकानें खोलेंगे और आपको पैसा देंगे। फिर अगर वो छोड़ के चले गए तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा। फिर उनसे पैसे वसूलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, जल्दी कोई पैसा नहीं देना चाहता टाइम पे, आज के टाइम पे। उसके बाद वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ पे कुछ टूट गया, कुछ रिपेयर कराना, तो वो भी आप ही को कराना पड़ेगा। वहाँ पे अगर कोई गार्ड रखना है वो भी आप ही को करना पड़ेगा। तो उन सब में भी एक तो टाइम भी जाता है, पैसा भी लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास अगर लैंड या फ्लैट है एग्जिस्टिंग, आपको सेल करना है उसे, तो सेल करने में भी प्रॉब्लम आती। कई बार 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाता है। लोग नहीं मिलते हैं जो आपको सही प्राइस पे करें, इस वजह से ये लंबा खिंचता है। और अगर सेल कर भी दिया तो वो जो बीच में ब्रोकर रहता है उसको कमीशन देना पड़ता है। टैक्स, आपका जो प्रॉफिट होता है कैपिटल गेन, उसमें थोड़ा सा टैक्स में भी चला जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं सेलिंग के केस में भी। उसके बाद मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब आपके बच्चे हैं तो बच्चों में डिवीजन करना है उस प्रॉपर्टी का, तो उसमें भी इश्यूज हो जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये डिवीजन के केस में भी अगर आप लंबी दूरी तक सोचेंगे तो इसमें भी इशू ही होता है। उसके बाद अगर आपने ऐसा किया है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, डीएलएफ हो गई या कोई भी और कंपनी, तो उसके शेयर्स ले लिए, तो पता चला वो कंपनी डूब गई क्योंकि वो कंपनी मैनेज नहीं कर पाई, पैसा बैंकरप्ट हो गई, तो शेयर्स लेंगे, वो पैसा भी आपका डूब जाएगा। तो एक तरह से देखिए, किसी रियल एस्टेट कंपनी का शेयर लेने में भी रिस्क है, वो भी कंसीडर करना जरूरी है। तो देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि रीट्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स। अब जानते हैं रीट्स होता क्या है। रीट्स बेसिकली इन्वेस्ट करता है रेंट प्रोड्यूसिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, जैसे मान लीजिए आईटी पार्क्स हो गए, या फिर होटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वेयर हाउसेज हो गए। इतनी सारी जगह पे रीट्स इन्वेस्ट करता है। और ध्यान दीजिए, रेंट प्रोड्यूसिंग, यहाँ इन सारी चीजों से इन्हें रेंट मिलता है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं ये। जैसे कंपनी के शेयर्स ट्रेड करते हैं मार्केट में और हम लोग खरीद सकते हैं, वैसे ही रीट्स के केस में यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं।
कंपनी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक कंपनी का छोटा पार्ट एक शेयर होता है। उसी तरह रीट्स का एक छोटा सा टुकड़ा यूनिट होता है। अब रीट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हम अगर खूब पैसा इकट्ठा कर भी लिए जॉब करके, तो हम या तो लैंड खरीद पाएंगे या फ्लैट खरीद पाएंगे। लेकिन रीट में इन्वेस्ट करना इतनी बड़ी चीज है, और आपको प्राउड फील होना चाहिए कि अगर आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया के हर बड़े शहर और टीयर टू सिटीज में भी जो आईटी पार्क्स हैं वो आपके हैं। आप बेसिकली आईटी पार्क्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप होटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, वेयर हाउसेज में कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप खूब सारा पैसा इकट्ठा करें और एक शॉपिंग मॉल खोलें, तो आप कर ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। इतना पैसा लोगों के पास होता ही नहीं कि वो जॉब करें और शॉपिंग मॉल खोल लें। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आईटी पार्क स्टार्ट करना और उसको रेंट पे उठाना, ये सब पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। लेकिन अगर हम रीट में पैसा लगा रहे हैं तो देखिए कितना प्राउड वाली फीलिंग है कि अगर आप रीट की एक भी यूनिट ले रखे हैं तो आप बेसिकली आईटी पार्क्स में आपका पैसा लगा है, होटल्स में लगा, हॉस्पिटल्स में लगा, वेयर हाउसेज में लगा है। ये प्राउड की भी बात है, और आपको जो रिटर्न मिलेगा उसमें तो और अलग ही मजा है। रीट्स को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। रीट्स क्या करती हैं? अलग अलग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। तो एक तरह से रियल एस्टेट की फील्ड में रीट ही रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ये क्यों अच्छा है, और इसमें फ्रॉड होने के चांसेस क्यों कम है, इसका मैनेजमेंट हमेशा क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि सेबी इसको रेगुलेट करती है। सेबी ने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है कि इसमें तीन लोग होते हैं। एक स्पॉन्सरर जिसका पैसा लगा होता है, एक मैनेजर और एक ट्रस्टी। स्पॉन्सरर पैसा लगाता है, मैनेजर मैनेज करता है, और ट्रस्टी देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और साथ में सेबी भी इसे रेगुलेट करती है। तो सेबी को भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है, स्टॉक मार्केट को डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सब कुछ। और सारी चीजें इसमें प्रॉपरली मैनेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क है, रीट। तो इसमें होता क्या है? इसमें देखिए, ब्लैक स्टोन, ये यूएस की कंपनी है बहुत बड़ी। ये जो है इसका स्पॉन्सरर है, और साथ में बैंगलोर बेस्ड एम्बेसी ग्रुप भी इसका स्पॉन्सरर है। ठीक है। और इसको मैनेज कौन करता है? एम्बेसी ऑफिस पार्क्स मैनेजमेंट। तो दो कंपनी का पैसा लगा है, तीसरी कंपनी ये है जो मैनेज करती है, और एक्सिस जो है ये ट्रस्टी है। तो इनका काम क्या होता है कि देखते रहना कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो ये सारे लोग अपना काम करते हैं, और साथ में सेबी वाले भी सब चेक करते रहते हैं कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो आपको एक प्रॉब्लम बताई थी मैनेजमेंट की, ये लोग मैनेज कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम आपका ये कर रहे हैं। इन रीट्स में स्पॉन्सर का पैसा तो लगा ही होता है, और सेबी बोलती है कि स्पॉन्सर जो है, जैसे इस केस में ब्लैक स्टोन है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट के केस में, तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, और दूसरा ये ऐसा नहीं कर सकती कि सारी यूनिट्स बेच के चुप्पे से निकल ली। तो इनका पैसा जो है अटका रहता है। आईपीओ जब आता है तो आईपीओ आने के 3 साल तक 25% मिनिमम इनका स्टेक रहना जरूरी है, और उसके बाद अगर ये बेचते भी हैं तो उसके बाद 15% तो इन्हें रखना ही रखना है, जो कि ये बेच नहीं सकते हैं। तो क्योंकि इनका खुद का पैसा हमेशा रीट में लगा रहता है और ये मैनेज भी करवाते हैं उससे, तो इसीलिए किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं होता कि मिसमैनेजमेंट हो गया और रीट डूब गई। तो एक तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, दूसरा क्योंकि इसका 15% स्टेक ब्लैक स्टोन का हमेशा रहेगा इसमें, तो मैनेज भी ये अच्छे से होगा। क्योंकि ये लोग मैनेज करते हैं तो मैनेज करने की फी तो लेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में काम करेंगे। तो इनका जो फी का कंपोनेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब फंड मैनेजमेंट फी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फी। ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ये लोग लेते हैं 3.5। तो बेसिकली प्रॉफिट हमें आता कैसे है? देखिए, लोग रेंट पे ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, और रेंट दे रहे हैं हमें। हर महीने वो लोग एवरी मंथ रेंट पे करते हैं, वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट का 3.5% ये लोग
ले लेते हैं प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए। अब देखिए ये जेन्युइन है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जरा आप सोचिए कि आप शॉपिंग मॉल बनवा दिए या फिर आप आईटी पार्क बनवा दिए, तो उसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, मैनेज करना पड़ेगा। वहां पे देखिए गार्ड्स होते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, कुछ टूट गया तो रिपेयर कराना पड़ता है। सेम चीजें मॉल में भी होती हैं। तो अगर आप खुद का मॉल बनाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, तो उसमें वैसे भी आपको ये सब करना ही पड़ेगा, तो आपका तो पैसा वैसे भी जाएगा ही। तो जब आपका पैसा जाएगा तो यहाँ पे 3.5 देने के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? ये पैसा एक तरह से सोचिए आपका भी जाता ही, और एक्चुअल में ये आपको इनको देना पड़ रहा है। लेकिन आप शायद उतना अच्छा मैनेज ना कर पाते, लेकिन ये लोग डेफिनेटली आपसे ज्यादा अच्छा मैनेज करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद ये खुद की भी तो फी लेंगे, तो खुद की फी उसमें से 0.5% लेते हैं। तो टोटल मान लीजिए कि एक साल में जितना रेंट हम लोग को मिलेगा उसमें से 4%, 3.5 प्लस 0.5 ये ले लेंगे, और बाकी सारा पैसा हमारा हो जाएगा। रीट्स की जो यूनिट ट्रेड करती है, वो ट्रेड करती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिविडेंड्स। डिविडेंड्स को ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं। शेयर की जगह यहाँ पे यूनिट बोला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और नेट एसेट वैल्यू, तो देखिए जैसे म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होती है, ठीक है, वैसे ही इनका भी होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले डेली बेसिस पे उसे अपडेट करते हैं, ये जो है 6 मंथ या क्वार्टरली करते हैं नेट एसेट वैल्यू को अपडेट या फिर डिक्लेयर। तो पहली बात तो ये कि जब भी आप इसकी यूनिट खरीदें तो आप पीई रेशियो मत देखिए। पीई रेशियो क्या होगा? वो सिंपल यही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो रेंट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रेंट कलेक्ट किया जा रहा है, हमें दे दिया जा रहा है। तो पीई रेशियो आपको ज्यादा दिखेगा इसका। लेकिन आप ऐसे इसको कैलकुलेट करिए कि नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो मान लीजिए एक यूनिट की नेट एसेट वैल्यू है 100, और वो साल में हमें 20 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब डिविडेंड देते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 + 20, 120 हो जाएगी। तो खाली आप अगर पीई रेशियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा बहुत महंगा है। तो आपको दोनों प्लस करना है, नेट एसेट वैल्यू और अर्निंग्स, ये प्लस करेंगे तब आपको एक्चुअल वैल्यू इसकी पता चलेगी। अब इसमें प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए करंट जो प्राइस है उस पे लगभग 7% तो ये लोग डिविडेंड दे देते हैं। तो आप अगर 100 रुपीज लगाएंगे तो 7 रुपीज तो आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो इनकी नेट एसेट, ये एसेट की वैल्यू है, तो जमीन है, जमीन के भी तो दाम बढ़ते हैं ना। तो हर साल या हर 6 महीने पे जो लोग अपडेट करेंगे, तो लगभग वर्स्ट कंडीशन में मान लीजिए 5%, 5% वो हो गया। तो 7% डिविडेंड मिल गया, 5 आपको ये मिल गया, तो कितना हुआ? 12% हुआ। मतलब 12% मिनिमम रिटर्न तो आपको मिलते ही रहना है हर साल, ठीक है। लेकिन कभी अगर रियल एस्टेट में बूम आ गया, प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेज भागने लगे, तब जो मैंने 5% कैलकुलेट किया है प्रॉपर्टी के जो रेट्स भागेंगे 5% से, वो और तेज भी हो सकता है। तो मतलब ये मिनिमम रिटर्न आपको 12% मिलेगा, और इसके ऊपर भी मिल सकता है। अब इसमें एक यही चीज है कि इसके शेयर का प्राइस, मैं यूनिट की जगह जानबूझ के शेयर बुला रहा हूं जिससे आप कनेक्ट कर सकें। शेयर का प्राइस इसका बहुत तेज ऊपर की तरफ नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि जो भी इन्हें रेंट मिलता है ये ज्यादा से ज्यादा हमें दे देंगे, तो सारा प्रॉफिट तो ये हमें दे दे रहे हैं लगभग। उसके बाद जो शेयर का प्राइस भागेगा वो जमीन के रेट जो बढ़ेंगे, मतलब नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, उसके हिसाब से भागेगा। तो जो मैंने आपको बोला ना कि 5% से अगर जमीन का रेट बढ़ रहा है, तो मान लीजिए इसका शेयर का प्राइस भी 5% से भागेगा। तो 100 रुपए आपने लगाए, 100 में 7 रुपीज आपको मिल गया एज अ डिविडेंड, आपके अकाउंट में आ गया। 5 रुपीज आपको मिला नहीं, लेकिन इसका शेयर का प्राइस बढ़ गया हर साल, हर साल 555, और प्रॉपर्टी का रेट्स अगर और भागा तो मान लीजिए 6 या 7 या 8% ऐसा हो जाएगा। तो रीट्स में इन्वेस्ट करने का एक तरह से ये भी मतलब हुआ कि आपकी खूब सारी प्रॉपर्टीज हैं, वहां से आपको रेंट मिल रहा है, और आप इसमें जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास रेंट आएगा प्रॉपर्टीज से। और खूब सारा रेंट आएगा अगर, जिससे आपका घर का पूरा खर्चा निकल जाएगा, आपकी वो एक तरह से सैलरी होगी, और बहुत ज्यादा वो
मतलब अगर पैसा आता है तो एक दिन शायद आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेंगे और उसके बाद शायद आप के लिए जॉब करना ऑप्शनल हो जाएगा, क्योंकि काफी सारा पैसा यहां से आपको मिला करेगा। रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रीट को अपना मिनिमम कम से कम 80% पैसा कंप्लीटेड और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में लगाना ही होगा। मिनिमम 80 है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 80% पैसा, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, वो कंप्लीटेड और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में लगाना होता है इन्हें। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी बैंकरप्ट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं और सारे अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, बना कोई नहीं होता है, मतलब उन्हें पैसा कहीं से नहीं मिल पाता क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। और उसको बनाने के लिए वो बैंक से लोन खूब सारा उठा लेती हैं, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। कई बार होता है उनके पास पैसा खत्म हो जाता है किसी रीजन से। अब बैंक देखते हैं कि ऑलरेडी उनके ऊपर इतना लोन है, उनकी कमाई इनकम कम है, तो बैंक लोन देना बंद कर देते हैं और ऐसे में वो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। ठीक है। अब क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं तो वहां से पैसा निकाल पाना बड़ा टफ होता है उनके लिए। लेकिन रीट के लिए ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि रीट 80% पैसा तो बनी बनाई बिल्डिंग में लगाती है। बिल्डिंग को जैसे मान लीजिए खरीदी, खरीदते ही बिल्डिंग रेंट पे उठ जाती है और वहां से पैसा आने लगता है। तो कभी भी ऐसा रीट के साथ नहीं होता कि रीट ने पैसा लगाया और उसे पैसा मिल नहीं रहा है। बनी बनाई बिल्डिंग है, वो ये खरीदते हैं, उसको रेंट पे उठा देते हैं, वहां से पैसा आता है। कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने खरीदा, खरीद के कुछ समय रेंट पे उठाया, फिर इनका मन हुआ तो उसे बेच भी देंगे। बेचने के बाद फिर इनके पास पैसा आता है, क्योंकि वो फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती हैं तो इजीली सेल भी हो जाती हैं। और ये रीट जो लोग मैनेज करते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि उनके ऑलरेडी हर जगह कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेल कर ही देते हैं, वो भी अच्छे प्राइस पे। अब जैसा कि मैंने बताया कि रीट को 80% पैसा बनी बनाई कंप्लीट हो चुकी बिल्डिंग्स में लगाना होता है। रिमेनिंग 20% पैसा ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं। लिस्टेड अनलिस्टेड डेट और रियल एस्टेट कंपनीज में भी लगा सकते हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज, शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट की कंपनी में। और भी काफी सारी चीजें हैं जहां पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रीट का 51% रेवेन्यू रेंटल इनकम से होना चाहिए, रियल एस्टेट की। और देखिए, ये तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 80% पैसा ये ऑलरेडी ऐसी बिल्डिंग में लगा रहे हैं जो कि बनी बनाई है और ये रेंट पे उठाते हैं उन्हें। तो 51% पैसा तो इजिली इनके पास आ ही जाता है रेंट से। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनी इसलिए डूबती हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कर्जा यानी डेट उठा लेती हैं। तो इसीलिए रीट के लिए रेगुलेशन बनाई गई है कि ये जो इसके टोटल एसेट हैं उसका मैक्सिमम 49% तक ही ये कर्जा ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब ये रेगुलेशन इतनी अच्छी है, ये पॉइंट, कि देखिए रीट कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि वो अपने जो उसका पूरा एसेट है उतना वो कर्जा लेगा ही नहीं। जब कर्जा लेगा ही नहीं तो मान लीजिए 49% ले भी लिया, अब इनको लगता है कि अब ये और पे नहीं कर पा रहे हैं तो ये उससे ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे। और वर्स्ट कंडीशन अगर होती कि नहीं भाई कर्जा चुकाना है, तो देखिए इनके पास वैसे भी रेंट की इनकम बहुत सारी आती रहती है, उससे हो ही जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस में ये अपनी कोई एक बिल्डिंग भी अगर सेल कर दिए, एक प्रॉपर्टी, तो उससे समझ लीजिए काफी सारा इनका डेट खत्म हो जाएगा और रिमेनिंग डेट जो है रेंटल इनकम से आराम से पूरा हो सकता है। तो डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है रियल एस्टेट में, जो कि रीट के केस में नहीं होती। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रीट्स को जो रेंटल इनकम मिलती है उसका 90% हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एज अ डिविडेंड। ठीक है। अब मान लीजिए इन्हें ₹100 मिला, मतलब रेंटल इनकम जो कि प्रॉफिट है उसका 90%, यानी 90 रुपीज हमें दे दिया। रिमेनिंग 10% ये चाहें
तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कोई और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए, जब फ्रॉड होते हैं कंपनीज में तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि प्रॉफिट कंपनी बनाई, 90% वो लोग रख लिए, सिर्फ 10% डिविडेंड दिए। 90% रखते इसलिए हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करेंगे जिससे कंपनी ग्रो होगी। लेकिन वो उस 90% पैसे को पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसमें से थोड़ा सा, कई बार जो फ्रॉड प्रमोटर्स होते हैं वो इधर उधर से उसे निकाल लेते हैं किसी न किसी तरीके से, जिस वजह से हमारा पैसा हमें भी नहीं मिलता और वो कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट भी नहीं हो पाता, बल्कि प्रमोटर अपनी जेब में डाल लेता है। अब यहाँ पे सेबी ने क्या कर दिया, बोला कि भैया 90% जो आपको इनकम मिल रही उसका 90% आप शेयर होल्डर्स को, यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और सिर्फ आपको 10% ही अपने पास रखना है। तो अब इससे क्या होगा कि देखिए, ज्यादा पैसा तो हमारे ही पास आ जा रहा है, तो वो बेचारे इधर का उधर करेंगे क्या, वो तो सिर्फ 10% ही रखेंगे। ठीक है, फिर उसको वो री इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो 10% रखते हैं वो भी सेबी देखती रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि ट्रस्ट है, जैसे मान लीजिए एक्सिस ट्रस्ट है, तो वो देखता रहता है कि रिमेनिंग 10% पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इतना ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही ना कि इसमें फ्रॉड होने का भी चांस नहीं है। अब अगर रियल एस्टेट के किसी बिजनेस में फ्रॉड ना होना, तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि रीट्स काफी सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है। अब अगर रीट्स ने सोचा कि कोई एक प्रॉपर्टी है उसे चलो सेल कर देते हैं, सेल करके उससे भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है वो खरीदेंगे, तो अब मान लीजिए ये उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिए। सेल करने के बाद इन्हें 1 साल का टाइम मिलता है दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का उस पैसे से। अगर ये इस टाइम ड्यूरेशन में दूसरी प्रॉपर्टी में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें उस पैसे को अपने पास रखना मना है। इन्हें उस पैसे का भी 90% हम यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अगर यही मान लीजिए कि अगर वो लोग बिल्डिंग सेल करते हैं तो वहां से भी हमें पैसा मिलता है, जो रेंट पाते हैं वो पैसा तो हमें मिलता ही मिलता है, हर तरह से अपना ही प्रॉफिट है। तो मैंने रीट्स के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया, और अब मैं दिखाता हूं कि इंडिया में 3 ही रीट्स हैं जो लिस्टेड हैं, और ये तीनों अच्छी कंपनीज हैं। ये देखिए, पहला है एम्बेसी ऑफिस, ये आप जीरोधा पे आपको मिलेगा इस नाम से, एम्बेसी हाइफन आर आर। फिर है ब्रुकफील्ड रीट, ये है BIRET-RR। माइंड स्पेस है अगला, ये आपको जीरोधा पे मिलेगा, सर्च करेंगे तो माइंड स्पेस हाइफन आर आर। और ये बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। ये इंडिया में अभी नया कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने यूएस में भी काफ़ी रिसर्च की है, तो मुझे ये मिला कि यूएस में जो रीट्स ऑपरेट करती हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे चुकी हैं ऑलरेडी लास्ट 15-20 सालों में। और यही नहीं, वॉरेन बफेट भी रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स में तो खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रीट्स में भी वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट करते हैं।